नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 28 सितंबर की सुबह टीवी ऑन होते ही आपने तमाम न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि किस तरह से पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच गया कि आखिर पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। यहाँ यह भी प्रश्न खड़ा हुआ और उसके बाद इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। राजनीति करने वाले अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आपको यह जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से चुपचाप जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, सब कुछ चुपचाप हुआ था। कुछ वैसा ही 22 सितंबर को एक के बाद एक छापेमारी हुई। पहले छापेमारी दक्षिण में हुई, उसके 5 दिन के बाद यानी 27 सितंबर को उत्तर भारत के कई राज्यों में छापेमारी हुई। तब 230 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इन गिरफ्तारी को लेकर जो खुलासे हुए हैं उनकी असलियत के बारे में यदि आपको सही जानकारी हो जाए तब आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से देश में गृह युद्ध की तैयारी थी, किस तरह से देश में सर तन से जुदा वाला गैंग हावी होते जा रहा था कि राजस्थान के उदयपुर में एक कन्हैयालाल की गर्दन उतारी गई। न जाने कितनी और ऐसी गर्दनें वीडियो ऑन कर पूरी दुनिया के सामने उतारी जाती और वहां हर बार प्रधानमंत्री का भी गला काटने की धमकी उसी तरह दी जाती जिस तरह से उदयपुर में दी गई थी। दरअसल पीएफआई के मंसूबों की कहानी 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद से शुरू हो गई थी, जब 1994 में मुस्लिम हितों के नाम पर पाकिस्तान और दूसरे देशों के सहयोग से एनडीएफ यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की रचना की गई। यहाँ एनडीएफ अपने मंसूबों को आगे बढ़ा ही रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे जब एक्सपोज होने लगा तब 2003 में केरल के कोझिकोड में एक बड़ा नरसंहार हुआ। वहाँ 60-70 मुसलमानों की भीड़ ने 8 हिंदुओं का नरसंहार किया और वो भीड़ भागकर एक मस्जिद में छिप गई। वहाँ जब सुरक्षा बल पहुँचते हैं तो ढेर सारी महिलाओं को ढाल बना के आगे कर दिया गया। जांच एजेंसियों को पता चला कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी रचना हो चुकी है, बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। दरअसल तब आईएसआई का कनेक्शन सामने आया था। उस वक्त पीएफआई का नाम सामने तो नहीं आया था, लेकिन 2006 में दिल्ली में एक बैठक हुई और एनडीएफ के स्लीपर सेल का विलय करते हुए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया गया। विगत 16 सालों से आखिर पीएफआई पर इस तरह की नकेल क्यों नहीं कसी जा सकी, जबकि 23 राज्यों में पीएफआई ने अपने आतंक की जड़ों को विस्तारित कर लिया था। कभी भी देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति लाने की तैयारी की जा रही थी। मैं आपको बेहद जिम्मेदारी से आगे जो जानकारियां दूंगा, जो आंकड़े दूंगा, उसे आप ध्यान से सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपके आसपास शांत भाव से पीएफआई के एजेंट किस तरह से काम करते रहे और आपको पता भी नहीं चला। भारत के संसद द्वारा बनाए हुए सीए कानून का विरोध करना यानी भारत के संविधान का विरोध करना हुआ। सीए का विरोध करने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग के अलावा देश के कई अन्य भागों में शाहीन बाग बना दिया गया था। इसके लिए फंडिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि पीएफआई था। पीएफआई जैसे संगठन किस तरह से मुस्लिमों के रहनुमा बनकर आतंक का बीज बोते रहे। पीएफआई कर्नाटक के हुबली में हिजाब वाले विवाद के बाद पूरे देश के सामने ढंग से एक्सपोज हुआ। वह खुद को एक सामाजिक संगठन बताता रहा। 12 जुलाई 2022 से पीएफआई उस वक्त गृह मंत्रालय के रडार में आ गया था जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की योजना पीएफआई द्वारा की गई थी। असला इकट्ठा कर लिया गया था। मरने मारने को उतारू छोटे छोटे बच्चों को जिहादी बनाकर किस तरह से पीएफआई इनका इस्तेमाल करता रहा, वह जानकारी मैं आपको कुछ आंकड़ों और तथ्यों के साथ दूंगा। इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि 28 सितंबर को दरअसल मोदी सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में प्रतिबंध सिर्फ पीएफआई पर नहीं बल्कि उसके अन्य अनुषंगिक संगठनों पर भी लगाया गया। उन संगठनों के नाम हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल। 22 सितंबर को 16 राज्यों के 150 ठिकानों में हुई 106 गिरफ्तारियों के बाद 27 सितंबर को 7 राज्यों से 230 गिरफ्तारियां हुई। इन गिरफ्तारियों और 120 करोड़ की बरामदगी के बाद लोग संतोष में होंगे, लेकिन संतोष का अभी कोई कारण नहीं है। आगे मैं जो आपको तथ्यों के साथ जानकारी दे रहा हूं उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर पीएफआई अब भी कितनी बड़ी तैयारी में है।
दरअसल पीएफआई के भारत में कुल कितने सदस्य हैं ये मुझे या किसी को नहीं पता है, शायद 50 लाख के करीब हो सकते हैं। परंतु इनमें से यदि 2 लाख सदस्य भी 2 लाख रुपए का सेविंग अकाउंट भारत में है, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे अपने परिजन, रिश्तेदार और मित्र जो विदेशों में हैं उनसे अगर अधिकतम $10 यानी करीब 8 लाख रुपए भारत से कानूनन मंगवा सकते हैं, तब आप यह मान सकते हैं कि 2 लाख खातों में हर महीने सिर्फ $500 यानी 40,000 रुपए भी इनके परिजन भेजते होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 800 करोड़ रुपए हर महीने इन 2 लाख सेविंग अकाउंट के माध्यम से पीएफआई के आतंकी कार्यों को मिल सकते हैं। यदि इस रकम का 85% पीएफआई को मिलता है यानी 680 करोड़ रुपए हर महीने मिलता है, तब भी 15% उनके सेविंग खाते में आता है जो कि अपने अकाउंट का इस्तेमाल करवाते हैं। हर महीने 680 करोड़ का मतलब हुआ कि साल में 8,160 करोड़, और पीएफआई 2006 से भारत में काम कर रहा है यानी 16 साल में इनके पास 1,30,560 करोड़ रुपए कम से कम विदेशी मुद्रा की फंडिंग हुई होगी। मैं यहाँ प्रति माह सबसे कम आंकड़े बता रहा हूँ। यदि आप सोच रहे होंगे कि हर महीने $500 की जगह अगर $2,000 आते होंगे, तब आप इस अनुमान को कहीं आगे लेके जा सकते हैं। जब इतनी तगड़ी फंडिंग होगी तब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सीए और एनआरसी के लिए पैसों की कमी नहीं हो रही थी। बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे थे, और दिल्ली के शाहीन बाग से मैंने खुद आपको जो बिरयानी के बड़े बड़े गंज दिखाए थे, वो गंज भी पीएफआई की फंडिंग से हुए थे। आज जब दिल्ली में सुबह 3 बजे शाहीन बाग के उसी इलाके में जहां मैं खड़ा था, पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी हुई, वहां से तमाम दस्तावेज मिले हैं। आतंकियों को पोसने वाले इस संगठन ने सर तन से जुदा के लिए जो 15,000 लड़ाके तैयार कराए थे, अभी नई जानकारी के अनुसार केरल के जंगलों में बाकायदा सैनिक ट्रेनिंग दी जा रही थी। असलहा भारी मात्रा में वहां से बरामद हुआ है। यही कारण है कि सीए एनआरसी से कहीं आगे हिजाब का मामला हो, पत्थरबाजी हो, किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, तमाम कार्यों के लिए पीएफआई हमेशा उपलब्ध रहा, जिसके सदस्य सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जाकर आईएस के संगठन में शामिल होते रहे। जबकि भारत में गजवाए हिंद की कल्पना को साकार करने, उसे मूर्त रूप देने 2047 में भारत में पूरी तरह कब्जा कर भारत को गुलाम बनाने के कार्य में लगे रहे। मैं आपको पीएफआई के साथ प्रतिबंधित होने वाले उसके अन्य अनुषंगिक संगठनों का नाम बता रहा था, तब उसमें उसका सबसे बड़ा लड़का यानी सबसे बड़ा आतंकी संगठन जिसके जिम्मे राजनीतिक गतिविधियां भी शामिल थी, वो संगठन है एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये पीएफआई का राजनीतिक विंग है जो चुनाव लड़ता है ताकि पीएफआई को पूरा राजनीतिक परिसर मिलते रहे। सीधे लोकसभा और विधानसभा में हंगामा मचाकर पीएफआई को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी एसडीपीआई ने अमित शाह और अजीत डोभाल को सीधे धमकी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर पीएफआई के नेताओं को नहीं छोड़ा तो जो होगा उसका जिम्मेदार सरकार होगी। आखिरकार केरल में हिंसा शुरू भी हो गई। एसडीपीआई के कार्यकर्ता केरल में हिंदुओं की हत्या और हिंदू लड़कियों को जबरन धन परिवर्तन के काम में लगे हुए हैं। पीएफआई का छोटा लड़का है सीएफआई यानी कैंपेन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये पूरे देश में कॉलेज के मुस्लिम लड़के लड़कियों को जिहाद के लिए तैयार करने का कार्य करता है। क्योंकि कॉलेज के बच्चे मानसिक रूप से जिहाद के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, इनको बाबरी मस्जिद की जमीन वापस लाने का टास्क दिया गया है। इनकी वेबसाइट पर इन्होंने इसी बात का पोस्टर खुल्लम खुल्ला लगा रखा है। पीएफआई में लड़कियां एनडब्ल्यूएफ यानी नेशनल वीमेंस फ्रंट से जुड़ी हैं, जो महिलाओं का जिहाद विंग है। इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, ये कोई भी टास्क करने से हिचकती नहीं है, ये कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा पीएफआई के हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे मुस्लिम लड़कियां ही नजर आती है। दरअसल ये वो प्रारंभिक पीएफआई के बारे में जानकारियां हैं जो अभी सामने आई है। अभी इस बारे में कुछ अहम खुलासे और होने हैं। आपके नज़दीक ही आसपास पीएफआई के एजेंट मौजूद हैं, ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देश हित में पीएफआई जैसे आतंकी संगठन के विरुद्ध आवाज को बुलंदी देने के लिए कृपया आप राष्ट्रबोध के साथ हमेशा बने रहें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी राय जरूर दें। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।